हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का अगला पाठ जिसका नाम है नमक और जिसकी लेखिका है रज़िया सरदार जहेज। लेखिका ने यहाँ उस समय का वर्णन किया है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और भारत से कुछ लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से कुछ लोगों को भारत आना पड़ा। उस समय उन लोगों के परिवारजन, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले सब उनसे बिछुड़ गए और दोबारा मिलने की उम्मीदें भी नहीं बची। ऐसे ही एक चरित्र जिनका नाम है सफिया के बारे में लेखिका यहाँ बताती है। लेखिका बताती है कि सफिया अपने ही पड़ोस में एक घर में कीर्तन में गई थी और वहाँ कीर्तन में के दौरान उन्हें की नज़र एक महिला पर पड़ती है जिन्होंने सफ़ेद मलमल का दुपट्टा पहना हुआ था और वो उन्हें बहुत आकर्षित करती है। कारण यह था कि वह उन्हें अपनी माँ जैसी लग रही थी। उन्हें उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। वह उन्हें लगातार देखती रहती है। जब वो लगातार देखती रहती है तो उस महिला को भी ऐसा लगने लगता है कि वो उसे बार बार देख रही है। तो जिस घर में कीर्तन हो रहा था उस घर की बहू को बुलाकर वह पूछती है कि ये महिला कौन है। वह बताती है कि ये पास में ही रहने वाली महिला सफिया है और ये कल लाहौर जा रही है। जैसे ही वह महिला ये बताती है कि ये लाहौर जा रही है तो वो जो महिला थी जिन्होंने सफ़ेद मलमल का दुपट्टा पहना हुआ था वो उठकर सफिया के पास आ जाती हैं और उससे बातचीत करने लगती हैं। अब बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि सफिया कल लाहौर जाने वाली है। वहाँ उसके परिवार के लोग हैं, वह वहाँ 15 दिन बिताएगी। तो बातचीत के दौरान वह बताती है कि लाहौर के लोगों को क्या पसंद है, क्या घूमने की चीज़ें हैं, जगह है, वो उन सारी चीज़ों की जानकारी देती है। बात बात पर कहते हैं साडा लाहौर, साडा लाहौर। लाहौर के नाम पर उन्हें अपने जन्मभूमि या अपने वतन लाहौर की याद ताज़ा हो जाती है। अब हम यदि देखें तो वहाँ धार्मिक भेदभाव कुछ नहीं था। सफिया जिसके नाम से हमें पता चल जाता है एक मुस्लिम महिला है और वह गई कहाँ की कीर्तन में। कीर्तन अर्थात यानी कि हिंदू परिवार में कीर्तन होता है, वो हिंदू परिवार में गई थी। वहाँ उसका आना जाना मिलना जुलना था। तीसरी चीज़ वह जो महिला थी जिसमें सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था वह थी सिख बीवी। सिख बीवी यानी कि पंजाबी महिला। तो इस तरह अनेक धर्मों के लोगों में समन्वय का भाव भी था। अब बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें वो एक दूसरे से अपने वतन के बारे में करती है, अपने रिश्तेदारों के बारे में करती है। सिख बीवी बताती है कि हम लाहौर के हैं, यहाँ आकर हमने अपने कोठी बंगले बना लिए हैं, लेकिन हमारा वतन तो लाहौर ही है। लाहौर तो हमारा ही वतन है, ऐसा वो कहती है। लाहौर के प्रति उनका जो लगाव था, जो प्रेम था, वह उनकी बातों से हमें पता चलता है। बातचीत करती रहती है। धीरे धीरे कीर्तन चल रहा होता है। कीर्तन समाप्त होता है और सभी लोग प्रसाद लेकर जाने लगते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद सफिया और सिख बीवी भी जा रही थी। तो जब वो वहाँ वापस जा रही थी उस समय सफिया जो है वो सिख बीवी से कहती है कि यदि आपको कुछ सौगात मंगानी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं लाहौर से ले आऊँगी। सिख बीवी उससे पहले तो झिझकती हैं, लेकिन फिर उसके पूछने पर बताती हैं कि यदि तुम कुछ लाना ही चाहती हो तो मेरे लिए एक से लाहौरी नमक ले आना, मेरे वतन का नमक ले आना। सफिया को थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वतन के प्रति उनके लगाव और प्रेम को देखकर सफिया उनकी बात को स्वीकार कर लेती है और उन्हें वादा करती है कि वह नमक लेकर आएगी। साथ ही साथ यह भी स्थिति है, वह सोचती है कि वह सैयद वादा निभाते हैं, हर हाल में निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस दिन में उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। माँ के प्रति प्रेम भी उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा था कि उसे नमक लेकर आना है। अगला दिन होता है, सफिया लाहौर जाने के लिए निकलती है। लाहौर पहुँचती है, वहाँ अपने भाइयों से, भाभियों से, भतीजों से बड़ी खुशी खुशी मिलती है। वे सब भी उसका स्वागत करते हैं, उससे प्रेम भरी बातें करते हैं। 15 दिन के लिए सफिया गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, मेल भाव, प्रेम, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों में 15 दिन किस तरह बीत गए पता ही नहीं चला और सफिया के जाने का समय नज़दीक आ गया। नज़दीक जाने
कि जब समय के नज़दीक आने की बात आती है तो सफिया को ऐसा लगता है कि जैसे समय उड़ गया हो। भतीजे भतीजी भी पूछते हैं कि फूफी जान आप फिर कब आएंगी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती हैं, आप इतनी दूर क्यों रहती हैं जहाँ हम आ भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाती। सफिया भी वहाँ आने के बाद बहुत खुश थी और उसे खुद को नहीं मालूम था कि वह दोबारा वहाँ कब आ पाएगी और आ भी पाएगी या नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। आखिर सफिया सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करने के दौरान वह अपने भाई से पूछती है, उसका भाई पुलिस ऑफिसर था, उससे पूछती है कि क्या हम नमक ले जा सकते हैं। भाई कहता है कि नमक नमक ले जाकर आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो पहले ही बहुत अधिक नमक आया है। सफिया को गुस्सा आ जाता है, कहती है मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ और नमक इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मंगवाया। माँ का नाम सुनते ही भाई आश्चर्यचकित रह जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के देहांत को बहुत समय बीत चुका था। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन सफिया नमक लेकर जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। सफिया सोचती है कि वह नमक को कैसे लेकर जाए। भाई ये कहता है कि यदि आप नमक लेकर जाएंगी, कस्टम पर आपकी चेकिंग हो गई, नमक पकड़ लिया गया, देख लिया गया, तो वो आपके सामान की चंदिया चंदिया बिखेर देंगे, आपको भी बदनामी झेलनी पड़ेगी और आपकी वजह से हमें भी बदनामी झेलनी पड़ेगी। सफिया ऐसी बातों को सुनकर क्रोधित सी हो जाती है, लेकिन उसने पक्का निर्णय कर लिया था कि वह नमक की बादामी पुड़िया लेकर ही जाएगी। अब सफिया पैकिंग करती रहती है और उस नमक की पुड़िया के बारे में सोचती है कि उसे दिखा कर ले जाए कि छिपा कर ले जाए। यह द्वंद्व उसके मन में चल रहा होता है। इस द्वंद्व के दौरान ही सफिया को विचार आता है कि जब वह लाहौर आ रही थी उस समय कस्टम की चेकिंग में जो लोग फलों की टोकरियाँ लेकर आ रहे थे उनकी चेकिंग नहीं हो रही थी। उस चेकिंग में नहीं देखा जा रहा, उस टोकरियों में नहीं देखा जा रहा था कि आखिर क्या है। सभी आने जाने वाले लोग जो भारत से जा रहे थे वह केले लेकर जा रहे थे और जो वहाँ से भारत आ रहे थे वह माल्टे और संतरे का मिला जुला फल या मिले जुले रूप का फल कीनू लेकर आ रहे थे और उनकी चेकिंग नहीं हो रही थी। सफिया के पास भी कीनुओं की टोकरी थी, तो सफिया ने उस टोकरी को खाली किया, उसमें बीच में नीचे नमक की पुड़िया रखी और ऊपर से कीनू को ढक लिया। कीनू ढकने के कारण पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें कुछ और रखा है और वह सो जाती है। रात को सोते समय उसे एक सपना दिखाई देता है कि वो उसकी सी बूंदें गिर रही हैं और एक सफ़ेद मखमल की सी चादर उसे आंचल उसे ढक रहा है, उससे टच हो रहा है, उसे छू रहा है। तो ऐसा देखकर सफिया की आंखें जो हाथ था सोते सोते उस कीनू की टोकरी पर लग जाता है। कीनू ठंडे हो रहे थे, ठंडे थे, उन पर हाथ लगने से उसकी नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जो माँ जैसी छवि वाली महिला थी वह उसे याद दिला रही है कि उसने क्या वादा किया था। सफिया अगले दिन तैयार होती है जाने के लिए और वह चल पड़ती है। भाई उसे छोड़ने भी जाता है, लेकिन जब वेटिंग रूम में सफिया बैठी हुई होती है तो वह सोच रही होती है कि इस मोहब्बत के तोहफे को वह छिपा कर नहीं ले जाएगी। यह मोहब्बत का तोहफा है। वह उसे निकाल टोकरी में से उस नमक की पुड़िया को निकाल कर अपने हैंड बैग में रख लेती है, जिसमें उसका पासपोर्ट, पैसे वगैरह बहुत आवश्यकता की चीज़ें रखी हुई थी और जो उसके कंधे पर लटका हुआ था। जब चेकिंग का समय आता है तो वह कस्टम ऑफिसर को पास में बुलाकर कहती है कि मेरे पास एक सेब लाहौरी नमक है, वह सौगात है और मैं तोहफे के रूप में लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे तोहफा देना है। जो कस्टम ऑफिसर था वह भावुक हो जाता है और वह सफिया से नमक ले जाने के लिए कहता है कि आप नमक चुपचाप ले जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जो कस्टम ऑफिसर था वह भावुक हो जाता है। वह दिल्ली का रहने वाला था और वह सफिया को बताता है कि दिल्ली उसका वतन है और जब आप जा ही रही है तो दिल्ली की जामा मस्जिद को मेरा सलाम कहना। दिल्ली आज भी मेरा वतन है और लाहौर आज भी आपका वतन है। सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देने से हमारे देश टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता, हमारा देश टुकड़ों में नहीं बढ़ सकता। ऐसा वो कहकर सफिया को नमक ले जाने देता है और सफिया चल पड़ती है। जैसे ही सीमाएं परिवर्तित होती हैं वैसे ही वहाँ की पुलिस उतर जाती है और भारत की पुलिस ट्रेन
वहाँ पर चढ़ जाती है। पुलिस के बदलते ही सफिया सोचती है कि इस तरह हमारे तौर तरीके या हमारे रहन सहन, हमारे बोलचाल के तरीके, हमारी इच्छाएं, हमारे प्रेम सब एक जैसे हैं, लेकिन सीमाएं बढ़ गई हैं, इसलिए हम अलग अलग हो गए हैं। जब सफिया भारत पहुंचती है तो वहाँ अमृतसर के पास वहाँ चेकिंग पर जब कस्टम वाले चेकिंग कर रहे होते हैं तो कस्टम पर वहाँ फिर कस्टम से गुजरना था सफिया को, तो वह सोचती है कि वह इस तरह वहाँ से गुजरेगी नमक के साथ। तो वह कस्टम ऑफिसर को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वह पूछते हैं बताइए क्या कहना है। तो कहती है कि मेरे पास एक सेर नमक है एक बोरिया में और वह मुझे लेकर जाना है, वह मुझे सौगात देनी है। उसके ऐसा कहने पर कस्टम ऑफिसर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वह सफिया डरते डरते उनके साथ चलने लगती है। वह सफिया को एक केबिन में लेकर जाते हैं और वहाँ सफिया से बैठने के लिए कहते हैं। सफिया जैसे ही बैठती है वह अपने हवलदार को आवाज़ लगाते हैं और सफिया और ज़्यादा डर जाती है कि न जाने क्या होगा। हवलदार आता है और वह उससे तो चाय लाने के लिए कहते हैं। सफिया थोड़ा सुकून में आती है, उसे लगता है कि शायद कुछ सही है। वह उससे पूरी बात पूछते हैं, सफिया उन्हें पूरी बात बताती है कि किस तरह वह एक मोहब्बत का तोहफा लेकर जा रही है और वह उसे देना है। जो कस्टम ऑफिसर थे सुनील दास गुप्ता जी, वह ढाका के रहने वाले थे। सफिया की ऐसी बातों को सुनकर कि उसकी सिख बीवी ने उससे लाहौर का नमक मंगवाया है, लाहौर उनका वतन है और अपने वतन की यादों को ताज़ा करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने लाहौर का नमक मंगवाया है। इन बातों को सुनकर वह भावुक हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि डाक तो हमारा सब जगह होता है, लेकिन हमारे ढाका जैसा डाक नहीं होता। वे वहाँ के नारियल पानी को भी याद करते हैं और अपनी यादों में खो जाते हैं। वह कहते हैं कि हम सीमाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे वतन हमारे ही हैं, वह हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। और इसी के तहत वह सफिया के बैग में नमक की पुड़िया अपने हाथ से रख लेते हैं। चाय पीने के बाद जब सफिया जाने लगती है तो वह सफिया के साथ चलते हैं, सफिया को कस्टम बॉर्डर पार कराते हैं और सफिया को कहते हैं कि आज भी लाहौर आपका वतन है और ढाका मेरा वतन है। इस तरह कहते हैं और सफिया नमक की पुड़िया लेकर आगे बढ़ जाती है। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो सुनील दास गुप्ता जी जो वहाँ के कस्टम अधिकारी थे वह वहाँ उसे सीढ़ी पर चढ़ता देखते हैं, तो उसे देखते हैं और सोचते हैं कि क्या यही अब हमारी स्थिति है कि हम अपने वतन के लिए कितना तरस रहे हैं। कुछ सफिया सोचती है कि आखिर ये स्थिति क्या है। नक्शे पर लकीरें खींच देने से हमारे वतन बढ़ गए, हमारी इच्छाएं, हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं बढ़ गई, लेकिन क्या वास्तव में हम बढ़ पाए? नहीं, हमारा वतन हमारा ही है। तो इस कहानी के माध्यम से बच्चों लेखिका यह बताना चाहती है कि हम चाहे कितनी भी जो कोशिश कर लें, लेकिन हम अपने वतन को नहीं भूल पाते हैं। जो लकीरें हैं वो सिर्फ नक्शे पर खींची जा सकती हैं, लोगों के दिलों में नहीं खींची जा सकती। लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति इतना ही प्रेम होता है जितना कि वो जन्म के समय वहाँ रहते हुए रखते हैं। और यही स्थिति है, कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ के लिए हमारे देश को टुकड़ों में बांट दिया। आए हुए शासकों ने, विदेशी शासकों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हमारे देश को टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो पूरा देश हमारा है और हर व्यक्ति के मन में आज भी देश और देश के प्रति प्रेम है। अपनी जन्मभूमि से वह अलग नहीं होना चाहता, जिसका स्पष्ट उदाहरण हमें सिख बीबी जिन्होंने लाहौर से अपने लिए एक सिर्फ लाहौरी नमक मंगवाया था। कारण उनका जन्मभूमि के प्रति प्रेम था। दूसरी ओर हम देखें तो कस्टम अधिकारी जिन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम भेजा था, वो जामा मस्जिद को आज भी उतना ही सम्मान से देखते थे और वो भारत को, दिल्ली को, जो उनकी जन्मभूमि थी, वो उसको उतना ही प्यार करते थे। दूसरी ओर हम देखें तो ढाका के कस्टम अधिकारी जो ढाका में जिन्होंने जन्म लिया था, वो ढाका के नारियल पानी को आज भी नहीं भूलते और कहीं ना कहीं उनके मन में अपने देश के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, वह उसको बनाए रखे हुए थे। भले ही वह उन्होंने उसे छिपाने का, दबाने का, सबके सामने न लाने का प्रयास किया हो, लेकिन यदि हम वास्तविकता देखें तो वास्तविकता यही है कि
हर व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है। अपने लोगों से दूर जाने का गम होता है कि किस तरह वह अपने देश के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने जुलने वालों से वह दूर हो गया। उसकी टीस उसके मन में हमेशा होती है। वह हमेशा परेशान रहता है और अपने देश के लोगों से, परिवार के लोगों से मिलने के लिए आतुर रहता है। इसलिए लेखिका ने यहाँ पर उसी सारी दर्द को, जो लोग अपनों से दूर हो गए हैं, अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से दूर हो गए हैं, उनके प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है। इसलिए हमें सभी के मन में फैले हुए या सभी के मन में समाये हुए देश प्रेम को आदर करना चाहिए। और यहीं पर हमारा पाठ नमक समाप्त होता है। धन्यवाद।